है 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच पूरे चरम पर अब आ चुका है। राहुल गांधी आज से चुनाव मैदान में उतर गए हैं और जो दृश्य निकल कर आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी जैसा कि चल रहा है अभी बीते लोकसभा चुनाव के बाद से, और जो कुछ भी बार बार देखने को मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भारीपन नजर आ रहा है। और यहां भी जो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव चुनाव तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, इस समय जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रक्रिया जारी है। और हरियाणा में अब जैसा राहुल गांधी आज से सीधे तौर पर उतर चुके हैं, तो जो आज वहां चुनावी सभा उन्होंने ली है, जो रैलियां की हैं, उसमें उन्होंने एक जो दहाड़ लगाई है उसमें बहुत साफ परिलक्षित हुआ है कि अब वे जो प्रतिपक्ष है उसकी मुद्रा जो होना चाहिए वो पूरी तरीके से उसमें है। और हरियाणा का जो रण सजा हुआ है उसमें जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी कि बहुत आगे चल रही है कांग्रेस, कुछ उसी की एक जो वो है परिलक्षित हुआ है कि वहां वैसे ही कुछ हुआ है। और जो वहां रण सजा है उसमें 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो कैसे वो सरकार में बरकरार रहे, कैसे सत्ता बनी रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ताकत झोंकी हुई है। जो 2 रैलियां उनकी हुई है हरियाणा में, वो जो चाहे भीड़ के मान से हो या जो एक जो उनकी शैली हुआ करती थी उस सब मान से कहीं ना कहीं उसे फ्लॉप शो करार दिया गया है। और जो खबरें निकली हैं वो यही है कि बात वहां बन नहीं रही और जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति है। तो जो आज का दृश्य था, वहां राहुल गांधी पहुंचे हुए थे और नरेंद्र मोदी जी वहां जो उनकी ब्रिगेड है भारतीय जनता पार्टी के जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता बीजेपी जिन्हें कहती है, उनसे वो नमो ऐप के जरिए रूबरू थे। वो जो एक कोशिश होती है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो जो राहुल गांधी ने भाषण वहां दिया, जिस तरीके से आड़े हाथों भारतीय जनता पार्टी वहां की सरकार या जो केंद्र की सरकार है जो नरेंद्र मोदी निशाने पर उनके होते हैं वो रहे, उम्मीद थी कि शायद कुछ जवाब आ सकता है या आएगा। क्योंकि ये रहा था कि कोशिश ये हो रही थी, दिखने में ये आ रहा था कि जो नमो ऐप है उस पर जो टाइम था वो निरंतर बढ़ता रहा था। और राहुल गांधी की जो पहली रैली वहां हुई, आज रैलियां की उन्होंने, तो कुछ ये मानकर चला गया या देखा गया कि शायद वो सुनने के बाद जवाब आए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए, तो वो जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि अब हमने उनकी जो 56 इंच की छाती या सीने की बात करते थे उसे सिकोड़ के रख दिया है, अब वो आत्मविश्वास उनमें नहीं है, तो वो कुछ दिखलाई पड़ा उनकी बातचीत में। उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और जो एक सबसे खास था कि वो कांग्रेस को कोसने में जो उनकी शैली है उसी में जुटे रहे, उसी पर पूरी तरीके से फोकस रहे, बात करते रहे। 10 साल में क्या कुछ वो दे पाए हरियाणा को, उस पर बात नहीं की उन्होंने। केंद्र की सरकार से जुड़े जो मुद्दे मसले उस पर बात उन्होंने नहीं की। वे बस यही कहते रहे कि ये इनके इन प्रकारण जीतने के लिए जो कुछ हो सकता है, जो उनका मंत्र था, जो उन्होंने नुस्खे दिए, उसमें वो कुछ ज्यादा निकल कर आए कि उसी पर उन्होंने बहुत कुछ फोकस रखा। लेकिन उधर राहुल गांधी की जो सभाएं हुई, उन सभाओं में उन्होंने बहुत सारे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो चाहता है हरियाणा हो या देश भर में, जो लगातार विपक्ष जिन मुद्दों पर घेर रहा उसी पर घेराबंदी भी की और वही कुछ जो रोड मैप है उसे सामने रखा हरियाणा की जनता के सामने। चाहे वो रोजगार की बात हो, महंगाई से निजात की बात हो, और भी तमाम ऐसे मुद्दे, उसी पे वो फोकस रहे, बात करते रहे। उन्होंने जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी है वहां हरियाणा की सरकार को भी घेरा और साथ साथ केंद्र में तो वो लगातार प्रहार जैसे मैंने कर रहे हैं वो हो ही रहा है। और निशाने पर अब साफ है कि ये 2 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे निकलेंगे आएंगे, उसके बाद चुनाव महाराष्ट्र में होना है, फिर उसके बाद झारखंड है, दिल्ली है और बिहार भी 2025 में होना है। तो सारा कुछ जो है वो पूरा फोकस दिखता है कि एक जो विपक्ष का जमावट होनी चाहिए उसको वो जमा रहे हैं, और बाकी जो अन्य जो धड़े हैं विपक्ष में इंडिया ब्लॉक के, वो अपना भी प्ले कर रहे हैं। हमने केजरीवाल को भी देखा है, केजरीवाल आज विधानसभा में बरसे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं। तो तमाम जो स्थितियां हैं, और खासकर फोकस हमारा वही हरियाणा का चुनाव है। और जो ये नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो रहा है
उसी पर बात करेंगे और बात करने के लिए चलेंगे जो हमारा ये डिबेट होती है खास पैनल के पास। मैं निवेदन करूंगा मेरे पैनल से कि जुड़े हमारे जो आज के मेहमानगण हैं, जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुधीर सक्सेना साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। प्रदीप श्रीवास्तव साहब हैं। कनुप्रिया जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, विश्लेषक है राजनीतिक। बाकी और भी मेहमान जुड़ेंगे। और जो परिचय मैं बार बार यही कहता हूं कि जो पैनल है इनसे आप भिज्ञ हैं। हमारा जो दर्शक वर्ग है वो देखता सुनता है आप लोगों को। आपका दीर्घ अनुभव, आपके जो विश्लेषण है वो सटायर होते हैं और खरा खरा शानदार बोलते हैं। सभी का स्वागत करूंगा। और स्वागत के साथ में पहले तो वो जो कहीं निकल कर आता है कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी जो चल रहा था, और हरियाणा में आज जो कुछ हुआ है, सीधे मंच पर तो नहीं थे वो लोग, लेकिन एक तरीके से कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो जुबानी जंग है उसके कुछ एक वो है टुकड़े हैं। एक तो पहले राहुल गांधी को सुनाना चाहूंगा। राहुल गांधी जब अमेरिका यात्रा पर थे, दौरे पर गए थे, उन्होंने वो वहां उसके बाद जो कुछ कहा किया उस पर बवाल होता रहा। लेकिन उन्होंने जो हिंदुस्तान में चीजें चलती है और खासकर हरियाणा को जो लक्ष्य में रखकर वहां बातचीतें की थी, डंकी वाला जो एक बहुत बड़ा पक्ष है कि कैसे हिंदुस्तान के लोग यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ जिस तरीके की स्थिति है उससे आगे जाकर जा रहे हैं विदेश की और वो आकर्षित है, और अब हरियाणा इसका बहुत बड़ा केंद्र हो चुका है। तो उसको लेकर एक वीडियो उन्होंने जारी भी किया। तो आज भी जब वो हरियाणा पहुंचे तो उन्होंने उस पर बहुत बात की, और उनके जो बातचीत का अंदाज था उसने अंदर तक झकझोरा है उस पूरे जो वृतांत को उन्होंने अपनी जुबानी सुनाया। तो पहले उनको सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है उस बारे में, और फिर मोदी जी को भी थोड़ा सुनकर फिर मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। तो पहले सुनते हैं राहुल गांधी। आजकल ग्लोबलाइज दुनिया है, सारे के सारे देश हवाई जहाज से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। अमेरिका में मेरा प्रोग्राम टेक्सास में था, और किसी ने मुझे कहा कि टेक्सास में हरियाणा के युवाओं से मुझे मिलना चाहिए। पता नहीं आपने वीडियो देखा, नहीं देखा? देखा। मैं आज आपसे उस वीडियो के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज आप हरियाणा को समझना चाहते हो तो जो भी समझना है उस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले जब मुझे बताया गया कि हरियाणा से हजारों लोग, 15-20 हजार लोग अमेरिका गए हैं, मैं हैरान हुआ। हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, ये मेरे दिमाग में सवाल उठा। और फिर मैं डैलस में आपके भाइयों से एक छोटे से घर में जाके मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके भाई डैलस में एक कमरे में 15-20 लोग सोते हैं। मैंने उनसे पूछा, आप अमेरिका कैसे आए? देशों की लिस्ट दे दी। पहले हम यहां गए, टर्की गए, कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका गए, साउथ अमेरिका से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हम दूसरे देशों से निकले, और फिर हम पैनामा के जंगलों से निकलकर अमेरिका में जाए। अमेरिका में हमें रोका गया, पकड़ा गया, और अब हम अमेरिका में हैं। रास्ते की कहानी बताई राहुल जी। रास्ते पे माफिया के लोगों ने एक बार नहीं, अनेक बार हम सबको लूटा। हम समुद्र में से निकले,
जंगलों में से निकले, पहाड़ों में से निकले, हमारे भाइयों को मरते हुए हमने देखा है, जंगल में मरते हुए देखा है, गिरकर मरते हुए देखा है, अपनी आंखों से देखा है। फिर मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा कि भैया ये जो आपने सफर किया है, आप अमीर लोग तो नहीं हो, इस सफर के लिए, प्लेन टिकट के लिए, नाव के लिए, गाड़ी के लिए आपने कितना पैसा दिया? अमेरिका में घुसने के लिए आपने कितना पैसा दिया? राहुल जी, कम से कम 35 लाख रुपए अमेरिका में जाने के लगते हैं। फिर मैंने सवाल पूछा, भाई एक बात बताओ, आप 35 लाख रुपए ब्याज लिए हो या आपने अपना खेत बेचा? आधों ने कहा कि भैया हमने अपना खेत बेचा, दूसरों ने कहा हम ब्याज लिए। मैंने कहा किस रेट पे ब्याज लियो? कहते हैं 2% प्रति महीना। फिर मैंने पूछा, भैया एक बात समझाओ, आपने 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख कर्जा लिया है, आप अमेरिका जा रहे हो, 50 लाख रुपए से तो आप हरियाणा में ही बिजनेस चला लोगे। जैसे मैंने ये बात बोली हंसने लग गए, कहते राहुल जी क्या बोल रहे हो आप? 50 लाख रुपए से हरियाणा में बिजनेस नहीं चालू हो सकता है। अगर हमने 50 लाख रुपए, ये 50 लाख रुपए हरियाणा में बिजनेस चालू करने के लिए लगा दिए होते तो हमारा बिजनेस फेल हो जाता। किसी ने मुझे यह भी कहा कि राहुल जी मैंने ट्राई किया, फेल हो गया। देखिए, तो ये उन्होंने कहा था कि क्या दृश्य है, वो जो रोजगार को लेकर स्थिति है, विश्वास भी नहीं बचा है, दावे बहुत हैं। अब इसी दूसरी नजर में हम सुनते हैं नरेंद्र मोदी जी आज जब अपने कार्यकर्ताओं से जो रूबरू थे, उनका जो मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो उसको भी सुनिएगा एक, वो कि वो किस तरीके से क्या कुछ कह रहे हैं। जो एक विरोध कह लीजिए कि जो केवल कांग्रेस को कोसना है या जो आक्षेप लगाना, उस पर बात, ये सुनिएगा। का पूरा का आधार झूठ का है। लगातार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जहां जाओ वहां झूठ बोलो, बिना सिर पैर की बातें करो और ऐसे ही हवा को खराब करते रहो। और आजकल तो आपने देख रहे हैं, कांग्रेस के लाउड स्पीकर जो पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनका करंट भी ऐसा लग रहा है पूरी तरह कमजोर हो गया है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस हर दिन कमजोर होती जा रही है और पिछले 10 साल में कांग्रेस विपक्ष के रूप में भी विफल रही है। उनका अधिकतर समय गुटबाजी में, लड़ाई करने में, एक दूसरे का हिसाब चुकता करने में है। यही खप लग रहा है। जो पार्टी 10 साल तक जनता के विषयों से बिल्कुल ही अलिप्त रही हो, या तो अपने परिवार के लिए जिए वो, या तो अपने गुट के लिए जिए, वैसे लोग हरियाणा की जनता का विश्वास कभी भी नहीं जीत सकते हैं। सुधीर सर, सुना आपने, प्रधानमंत्री जी को भी सुना, आपने राहुल गांधी जी को भी सुना, सभी ने सुना आपने जिस तरीके से राहुल गांधी बड़ी लॉजिकली चीजों को रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और बड़ा एक जो कबूतरबाजी है इस इलेक्शन का एक बड़ा इशू है हरियाणा का, वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार की ओर से, जो हरियाणा की 10 साल की सरकार है, वहां से इस बातों को ना पहले सोचा गया, ना देखा गया, ना आज देखा जा रहा। और उनके जो मुखिया है,
जो ट्रम्प कार्ड कहलाते थे, उस ट्रम्प कार्ड की हमने 2 अभी रैलियां सभाएं देखी जो निकल के आया कि ना तो वो भीड़ के मान से वो बात रही, ना वो भाषण या जो शैली थी उसके मान से रही। और अब उल्टी तरीके से आक्षेप यह है कि कांग्रेस केवल झूठ बोलती है, गलत बोलती है, हवा फैलाती है और गलत हवा फैलाती है। सब पर आपकी प्रतिक्रिया से सुधीर जी शुरुआत। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा आप, म्यूट जी। हेलो, हाँ, अब आवाज आ रही है? आवाज आई जी। हाँ, धन्यवाद संजीव जी। आपने अभी 2 वीडियो क्लिपिंग दिखाए, एक में राहुल गांधी को सुना हमने, दूसरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सुना हमने। इन दोनों वीडियो में दोनों नेताओं की भाषा, उनकी शैली, उनके लहजे में फर्क साफ नजर आता है। राहुल गांधी में जहां हमें सत्य और आत्मबल नजर आता है, निर्भीकता नजर आती है, और जैसा कि वो बार बार कहते हैं डरो मत, तो वो तत्व राहुल गांधी के भाषण में दिखे। जबकि नरेंद्र मोदी का भाषण वही जिसको आप कहते हैं दंभ, अहंकार और लाग लपेट की जो भाषा थी। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के व्यक्तित्व को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको संदर्भों में पीछे ले जाऊंगा। मैंने सन 90 के दशक में जब नरेंद्र मोदी भोपाल में थे और हबीबगंज रेलवे स्टेशन के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ऊपर कमरे में रहते थे, तब उनका इंटरव्यू माया पत्रिका के लिए किया था। तब उनकी हैसियत क्या थी, आप उस कालखंड को याद करते हुए अंदाजा लगा सकते हैं। तब भी उन्होंने बहुत दर्प और दंभ और अहंकार के स्वरों में कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का शुभंकर हूं और हम मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। लेकिन उन चुनाव में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीतकर आई थी और मोदी जी को वहां से हटाकर फिर हिमाचल प्रदेश भेज दिया गया था। अब राहुल गांधी की विरासत और मोदी जी की विरासत पे आप गौर करें। राहुल गांधी के पास 5 पीढ़ियों की लेगेसी या 5 पीढ़ियों का विरसा है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिर आप राजीव गांधी और संजय गांधी के जोड़ी को याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप उनके पिता राजीव गांधी को याद कर सकते हैं और राहुल गांधी। इसके बरक्स अगर आप मोदी की लिगेसी या मोदी के पास क्या पृष्ठभूमि है, आरएसएस के किंडरगार्टन, आरएसएस का कॉलेज, आरएसएस का विद्यापीठ, उससे निकले हुए वो एक वाक्पटु और बहुत चालाक किस्म के आचार्य राजनीतिज्ञ हैं। भारतवर्ष के इतिहास में कभी भी किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री या नेता ने जनसंघ मुक्त या भाजपा मुक्त भारतवर्ष की बात नहीं की। लेकिन मोदी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस मुक्त भारत की अपील, या एक तरह से कहना चाहिए कि छाती ठोकते हुए कि मुझे कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए और मैं भारतवर्ष को कांग्रेस से मुक्त कर दूंगा। आप गरीबी से, अशिक्षा से, बेरोजगारी से, इसमें माफी चाहते हुए जोड़ लीजिए, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है अब तो। हाँ, करते ये जो सारी चीजें देखी, आप ये भी एक बात ये भी देखिए कि किसी देश का कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष अपने पुरखों की आलोचना नहीं करता है। जर्मनी का चांसलर हिटलर की भी आलोचना नहीं करता है, चीन के प्रधानमंत्री माओ जेडुंग की आलोचना नहीं करते, यहाँ तक कि उगांडा के लोग भी ईदी अमीन की आलोचना नहीं करते हैं। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता है जबकि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विशेष करके पंडित जवाहरलाल नेहरू पर लांछन न लगाए, आरोप न लगाए, उनको बदनाम न करे। तो ये भाषा में भदेश, राहुल गांधी जहां भाषा में संयत हैं, स्पष्ट हैं, वहीं नरेंद्र मोदी की भाषा जिसको हम लोग बोलते हैं बदगुमा, एक बदगुमा शख्सियत, एक बदजुबां बातें कहती है। तो अब आप हरियाणा पे आए। हरियाणा जो कि आयाराम गयाराम की राजनीति और लालों की राजनीति के लिए ख्यात रही है, बंशीलाल, भजनलाल, देवीलाल का लंबे अरसे तक वहां पर दबदबा रहा राजनीति में। और अब इन्हीं लालों के सहारे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार उसके पासे उल्टे पड़ते जा रहे हैं। कंगना रनावत ने जो अभी ताजा बयान दिया है, जिसमें फिर से कृषि के 3 कानूनों को वापस लाने की बात थी,
उसी तरह खट्टर ने आंदोलन कर रहे किसानों को फर्जी किसान कहा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि उसने कांग्रेस की नेत्री कुमारी शैलजा को अपनी पार्टी में आने के लिए लासा फेंका, जिस पर कि कुमारी शैलजा ने स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए कहा कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून है और मेरे पिता कांग्रेस के तिरंगे में लिपटकर अंतिम यात्रा पर गए थे और मेरे साथ भी यही हुआ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं आऊंगी। उसके बाद दो मुद्दे और हैं, विनेश फोगाट और पहलवानों के साथ जो सलूक किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और किसानों के आंदोलन के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार का आचरण रहा है, ऐसा लगता था कि दिल्ली पर किसानों की फौज ने चढ़ाई कर दी हो। आपने वहां पर गड्ढे खोदे, कीले गाड़ी, उनके रास्ते अवरोध किए, अवरुद्ध के करीब 700 किसानों की मौत हुई। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं, आपने 2 मिनट के लिए भी उन किसानों को श्रद्धांजलि देने का उपक्रम नहीं किया। तो अग्निवीर, किसानों का मुद्दा, पहलवानों के साथ बदसलूकी का मुद्दा और 10 साल की सरकार से जो हरियाणा पिछड़ा है, जो वहां का माहौल बिगड़ा है, यहां तक कि नूह में देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की खट्टर के नेतृत्व की सरकार ने वहां पर नूह में मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया। तो ये सारे मुद्दे मिलकर जो परिदृश्य रच रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथों पे तोते उड़े हुए हैं। और जैसा कि आपने राहुल और मोदी के भाषण से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी का आत्मविश्वास, जिसके बल पर वो 56 इंच के छाती ठोकते थे और जिसके बल पर वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते थे और बड़बोलापन जिसको कहते हैं, बड़बोलापन दिखाते थे, वो सिरे से नदारद है। उनके भीतर उनकी वाणी का जो सम्मोहन, जिसके कारण वो सत्ता में आए थे, हालांकि भले ही वो जनता को गुमराह करके या भ्रम पैदा करके आए हों, लेकिन उनकी वाक्पटुता उनका सबसे बड़ा हथियार थी। वो उनकी वाक्पटुता, वो उनका आत्मविश्वास अब सिरे से नदारद है। तो इन सब बातों पे अगर आप गौर करें तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की छवि उनके कद से कहीं बड़ी है और ब्रांड मोदी लगातार अपनी चमक और अपनी खनक खोता जा रहा है। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादा, मानवीय मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आपके मन में कितनी श्रद्धा है, ये आप साफ देख सकते हैं। लोकतंत्र का सहारा लेकर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का लगातार हनन कर रहे हैं। आपने 150 सांसदों को निलंबित करते हुए बिना किसी विमर्श के संसद से बाला अनेक बिल पारित करवाए, जिनसे आपके राजनीतिक उद्देश्य पूरे होते थे। आप आज तक मणिपुर जाने के लिए समय नहीं निकाल सके हैं, जबकि नवकुबेरों की बच्चों की जब शादी होती है तो वहां जाके आप 2-2 ढाई घंटे बिताते हैं। आपने गैर भाजपा सरकारें तमिलनाडु, केरल, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उनके साथ क्या सलूक किया है? उनका फंड रोका जा रहा है लगातार। और आपने राज्यपालों को इस तरीके से प्रशिक्षित किया है, इस तरह से पर्दे के पीछे से बैठकर आप उनकी कलें घुमा रहे हैं कि हर जगह पर कहीं ना कहीं विकास रुक गया है, आपदा प्रबंधन नहीं हो पा रहा है और मुख्यमंत्री व राज्यपालों के बीच ठनी हुई है। और दूसरी मोदी जी के साथ दिक्कत यह है कि खाने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो छोड़िए, वो मन की बात करते हैं लेकिन किसी के मन की बात सुनते नहीं है। ही बिलीव्स इन मोनोलॉग, ही नेवर बिलीव इन द डायलॉग। जबकि राहुल गांधी की विनम्रता देखिए, वो अचानक किसी भी मोची के यहाँ चले जाते हैं, वो किसी नाई के यहाँ चले जाते हैं, वो किसी दुकान पर। मैं सुधीर दोबारा लौटता हूँ, मैं दोबारा आपके साथ लौटता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं। मैं जो अभी आज ताजा जो, हाँ, वो तो है, सारा लोग देश पूरा देख रहा है, निरंतर चीजें हैं कि क्या कुछ हो रहा है देश में, वो और उनकी जो चाहे आत्मविश्वास की बात हो, और वो सब डगमगाया हुआ है सारी चीजें। लेकिन अभी जो हाथ सामने, अभी सामने जो आपके लक्ष्य है कि आपने जो 24 में खोया जितनी चीजें, अब आपको वापस पाने के लिए जो कोशिशें हैं वो आपके परवान नहीं चढ़ रही है। प्रदीप सर, ये जो ब्रांड मोदी की अभी सुधीर सर ने भी बात की, ब्रांड मोदी को लेकर तो क्लियर हो गया कि अब वो ब्रांड हो गया, धूमिल हो गया।
लेकिन जिस तरीके का जो उनके बार बार हम देख रहे हैं, अभी इस चुनाव में देख रहे हैं, इसके पहले भी उनके भाषणों को देखा, क्या ये जो जो डगमगाया आत्मविश्वास है, ये इसकी मान के चला जाए कि जो विपक्ष ने जिस तरीके से पूरी तरीके से चौक कर दिया है, वो कुछ अब बिल्कुल परिलक्षित है कि अब आप संभल नहीं पा रहा। जैसे मैंने अभी दोनों तुलनात्मक हम जो बात कर रहे हैं कि पहले हमने राहुल गांधी को देखा आज, और वो जो अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, तो वहां भी वो बेपटरी सी स्थिति थी कि वो जो सारी की सारी बातें, और भी बहुत लंबा उनकी वो वार्तालाप हुआ है, पूरे वार्तालाप में पूरे समय उनका फोकस रही। आज तो ये भी रहा कि उन्हें मीडिया को भी काफी कोसा है, जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स कह रही कि आप बुरी तरह पराजित हो रहे हो, तो उन्होंने ये भी उसको भी बड़ा आड़े हाथों लिया, जिस मीडिया के बल पर कभी आए, वो चाहे सोशल मीडिया रहा हो या तमाम रहा हो। तो क्या कुछ इसको कैसे देखा जाए, क्या आप कहेंगे इस सब पर प्रदीप सर? नहीं, एक लाइन में ये कि गुब्बारा में गैस भरा था, काफी ऊंचा गया, फट गया और धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये तो मैंने कॉमन भाषा हुई। देखिए, पॉलिटिक्स में क्या होता है, चुनाव या पॉलिटिकल, उसमें क्या होता है कि आदमी को पॉलिटिकल, आप दोनों का भाषण सुने, अभी आपने जो सुनाया, राहुल गांधी का भाषण पॉलिटिकल था। वो एक चुनाव को संबोधित, एक रैली को संबोधित कर रहा था और जनता से कनेक्ट हो रहे थे। वो जो कबूतरबाजी का जो उन्होंने सब उदाहरण दिया, उसके पीछे क्या है कि यहाँ हम 50 लाख लेके भी नहीं खोल सकते हैं, वो भी इशारा था, वो भी पॉलिटिकल था। बिल्कुल। इनका भाषण अपॉलिटिकल, बच्चों से भी गया गुजरा था। वो आप ये देखिए, वो बातें कह रहे थे जिनको लेके पिछले 5 साल से सोशल मीडिया या सारे लोग जो है एंटी बीजेपी के लोग, आप कह लीजिए, या बीजेपी के लोग भी अंदर से मोदी पे आरोप लगा रहे हैं। क्या झूठ बोलते हैं इनके, मतलब अभी भी हरियाणा में चला है, बीजेपी में बहुत अंतर कला है, लगातार अखबार में आ रहा था। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाए, आज तक लूटते रहे हैं। अरे भाई, ये नहीं कर पाए जबकि आप इन्हीं की नकल करते रहे। देखिए, साइकोलॉजी में एक सब्जेक्ट होता है, मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। आप शुरू से गौर कीजिए, मोदी जी के, मतलब जब सेंटर में इवोल्यूशन जब उनका स्टार्ट हुआ, स्टेट छोड़ दिए, स्टेट के किनारे था। आप नेहरू, इंदिरा गांधी सबको गाली देते रहे, लेकिन आप नकल किसी करते रहे। आपने नेहरू कट की तरह अपना मोदी कट सदी निकाला, उसका खूब प्रचार करवाया। आप विदेशों में नेहरू जो लोकप्रिय थे, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किए थे, डिप्लोमेसी में नेहरू ने एक स्थान वार्ड में लिया था, उसको लेने के लिए आप बाइडेन के गले में चिपक रहे हैं, झूला झूला रहे हैं। उनका मतलब आपसे कोई इतना इंटीमेट भी नहीं है, लेकिन आप लपक के मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं कि हम लोग इंडिया के लोग जाने की, साहब ये कितना पॉपुलर है विदेशों में। इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहलाती थी। उस आयरन लेडी का वो कराते थे, अपने डीड से कराती थी। सी वाज पॉलिटिकल, वेरी पॉलिटिकल, लेकिन उनको आयरन लेडी भी कहा जाता, क्योंकि डिसीजन, आयरन लेडी में उन्होंने डिसीजन सिक्किम को मिला लिया, एक पूरे देश को मिला लिया, कहीं पूरे वर्ल्ड में हल्ला नहीं हुआ। पाकिस्तान जो आपको परेशान कर रहा था, उसको 2 भागों में तोड़ दिया। कहीं कोई, मतलब आज एक पाकिस्तान को लेकर लोग परेशान हैं, नहीं झेल पा रहे हैं, चाहे इसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो, चाहे ये गवर्नमेंट रही हो। अगर दोनों पाकिस्तान दोनों बॉर्डर पर रहता तो इन लोगों की क्या हालत होती, जो 56 इंच का सीना लिए हुए हैं। तीसरी चीज ये है कि देखिए, जब आप कोई मार्केट में चीज लाते हैं ना, तो आप, हमेशा ये कहा जाता रहा कि मार्केटिंग के जरिए है, पैकेज लेके, पैकेज आपको याद होगा 14 में भी था, 15 में भी था। मार्केटिंग में एक को डाउन किया गया, अरबों रुपया खर्च करके पप्पू बनाया गया, और एक को बुला के कि साहब ये जो है ऐसी बिजली का काम करती है कि किचन में भी काम कर लेगी और डायनों में भी काम कर लेगी, खेतों में भी काम कर लेगी, ये मशीन अगर बॉर्डर पर दी है तो वहाँ भी दुश्मनों को उठा देगी। उस तरह का एक कंप्लीट पैकेज बना के मोदी जी को पेश किया गया। तो पैकेजिंग और मार्केटिंग में क्या होता है, जब वो आप खोलते हैं पैकेट, धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखते हैं तो खाना भी नहीं बना पा रही है, ये तो खेत में भी नहीं काम कर पा रही है। मोदी जी का वही एक चीज आता रहा कि ये तो डोमेस्टिक फील्ड में भी नाकाम रहे हैं, ये युवा के फ्रंट पे भी नाकाम रहे हैं, महंगाई के फ्रंट पे, इकोनॉमिक के फील्ड में भी नाकाम रहे हैं। विदेश नीति में आप देखिए, मालदीव और नेपाल जैसे लोग आंख दिखा रहे हैं हम लोग को, उनकी दोस्ती के लिए हम बेचैन है। नेपाल जो जिंदगी में छोटे भाई की तरह, वो 10 साल में क्या हुआ, तो आप देखिए।
तो हर फ्रंट पे ये जो रॉबर्ट हम लोग लाए थे, जो करोड़ों रुपया अरबों रुपया करके ये मॉडल भेजा गया था, तो जब वहां फेल हो गया तो उन्होंने एक और बात कर दी कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, भगवान का सीधे भेजा हुआ पैकेज हूं। अब रिएक्शन जो है वो रिवर्ट स्टार्ट हो गया। राहुल के कद को छोटा करके मोदी के कद को बढ़ाया गया था पहले, पिछले 10 साल पहले, 5 साल पहले तक। अब वो रिएक्शन उल्टा हो गया। अब आप देखिए मोदी जी का कद जो है धीरे 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 काटा जा रहा है, कट रहा, अपने आप कट रहा। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी मोदी का कद छोटा कर रहे हैं। उनके भाषण में आप सुने, इसी भाषण में जो उन्होंने हिसार में दिया और यहाँ दिया, उन्होंने कहा ये तो नॉन बायोलॉजिकल सन है, ये चूंकि फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं, ये घबराए हुए हैं, ये उद्वेलित हैं। मतलब मोदी जी जो PM 56 इंच के सीने वाले थे, मोदी जी जो है अब वो एक काकरोच की तरह हो गए हैं। ये कांग्रेस, राहुल गांधी, उनको जिस राहुल गांधी को पप्पू कहा गया था, वो पप्पू अब मोदी जी को जो है वो बक्से में बंद कर रही है कि ये साहब ये तो कोई लीडरशिप नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं इनमें, कोई ये नहीं है। आप देखिए कितना टाइमिंग देखिए, कांग्रेस इस समय रणनीति में भी बीजेपी से कई हाथ आगे चल रही है। अभी 2-3 लास्ट फेज चल रहा है, लास्ट सप्ताह है, ये कांग्रेस ने झोंकना शुरू कर दिया। अभी 3 दिन तक ये राहुल गांधी जो है रहेंगे, मतलब वहां प्रचार करेंगे। आज 2 सभा की उन्होंने, 29-30 को जो है नया रैली स्टार्ट होने जा रही है। फिर पॉलिटिकल देखिए, शैलजा को आज साथ रखे थे, वहां दलित वोट बहुत है, और शैलजा को लेके इन लोगों ने बनाने की कोशिश की थी, और ये भी चला था कि मीडिया में, या हो सकता है सही भी हो, कि दलित जो है कट रहे थे और शैलजा कट रही थी, लेकिन हुड्डा शैलजा को साथ लेके बैठे रहे। तो सब मिला के कांग्रेस न केवल लीडरशिप के मामले में तो बीजेपी से चित भिन्न हो गई है। आप सोचिए बीजेपी का लीडर कौन बचा? आप एक छवि सामने रखे थे, मोदी के जूते में सबका पांव, अब वो जूता फट गया है, उसको कोई मोदी तैयार भी नहीं कर पा रहा है। अडानी अंबानी भी पैसा से नहीं तैयार कर पा रहे हैं। विज्ञापन और मीडिया बेचारा जो गोदी मीडिया कहलाता था वो थक गया है, तो अब सबके पांव हट गए हैं। मोदी जी का जो छवि बेच के लो, इसमें कोई संदेह नहीं कि 10 साल में पिछले जो चुनाव जीते बीजेपी ने, वो मोदी ब्रांड था, लेकिन मोदी ब्रांड ने इस ब्रांड के चक्कर में पार्टी को खत्म कर दिया। कांग्रेस मुक्त भारत नहीं किया उन्होंने तो बीजेपी मुक्त भारत का नींव डाल दिया है, और बहुत हद तक आगे बढ़ गए हैं। बीजेपी के एक सेकंड कैटेगरी का आपको कोई नेता बता दीजिए, सेकंड कैटेगरी में आपको मिलेंगी सीतारमन, हरविंदर पुरी, अनिल वैष्णव, यही ना मिलेंगे। प्रफुल्ल पटेल नहीं, वो कौन से, क्या उनका नाम है, जो रेल मंत्री हैं, ऐसे रेल मंत्री अनिल वैष्णव हैं वो, जो तो इन लोग मिलेंगे आपको, जो एक कटघरी, यहाँ तक कि इन लोग भी खत्म हो गए हैं, जो आपके MP के आपके चीफ मिनिस्टर थे शिवराज चौहान, ये लोग सारे लोग, राजनाथ सिंह, ये सारे लोग पीछे चले गए हैं। वो इनका गडकरी को भी पीछे ठेल दिया। तो इन्होंने एक तरह से बीजेपी को खत्म कर दिया। बिलीव कीजिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस इनको नहीं उखाड़ के फेंकेगी, 1-8 साल में बीजेपी वाले इनको उखाड़ के फेंकेंगे। क्योंकि ये इसलिए इस समय मैं राहुल और इनका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं, अनिल जी, अरे आपको संजीव जी विश्वास नहीं होगा, मैं 14 से नहीं मानता था कि आदमी स्टेट्समैन है। जब इनका जलवा चलता था तब मुझे लगता था बाय फ्लूक, बाय मार्केटिंग, कैपिटलिज्म के जरिए, ये आदमी पॉलिटिकल मैच्योर नहीं है, पॉलिटिकल वो नहीं है। जैसे आडवाणी थे, जैसे वाजपेयी जी थे, जैसे जसवंत सिंह भी नहीं, आप कह लीजिए, इवन गडकरी हैं, दे आर पॉलिटिकल मैच्योर। ये व्यक्ति पॉलिटिकल मैच्योर था ही नहीं, इसलिए बच्चों की कई तरह की बातें ये करते रहे थे कि बायोलॉजिकल, 56 इंच का सीना, और ये और वो, ये सब। अब वो सारी चीजें जो है जनता समझ गई, तो उल्टा पड़ रही है। जी बिल्कुल, मुट्ठी खुल गई है। वो जो कहते थे ना कि बंद मुट्ठी लाकी खुल गई तो खाकी। कनुप्रिया जी,
हम लोग जो देख रहे हैं कि घुसने नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा में लगातार आ रही कि अब वहां जो उम्मीदवार हैं उनको मुश्किल आ रही है, पुलिस के साये में चलना पड़ रहा है, तमाम स्थितियां विपरीत है, और उसके बाद भी आप कोई ऐसा विजन पेश नहीं कर पा रहे हैं जिनसे उम्मीद है कि वो शायद बिगड़े हालातों को सुधारें, लेकिन वो उसी में लगे हुए हैं पूरी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कोसना। या जो राहुल गांधी एकमात्र टारगेटेड, जबकि वो इस समय स्टार बने हुए हैं और उनकी जनता सुन रही है ऐसे में। और जो दूसरी अभी प्रदीप सर ने बात की कि वो विश्वास करते रहे लकीर को बढ़ाने में, किसी की काटने की बजाय, और आपका विश्वास रहा है काटने का, कि लकीर को मिटाओ, काटो दूसरे की। अपने ही जाल में उलझ गए, फंसे हुए, फिर भी आप बाज नहीं आते हैं। कितना नुकसानदेह है ये दिख रहा है। आपका अपना क्या विश्लेषण कहता है ये सब जो भी चल रहा है, खासकर हरियाणा के संदर्भ में भी देखें तो क्या आप पाइएगा, क्या कहिएगा? जी संजीव जी, जैसा सुधीर जी ने स्टार्टिंग में अपने उसमें बोला था, हरियाणा के प्रति जो बीजेपी के अपराध हैं वो 3-4 बड़े अपराध हैं। एक तो किसान आंदोलन के समय में जब उन्होंने किसानों को जो कि मुख्य थे पंजाब और हरियाणा से ही थे, तो उस समय जिस तरह का पूरा इनका प्रोपेगेंडा मशीन चली थी, उन्होंने हरियाणा के किसानों के लिए काफी खराब शब्द सामने लिए थे। नक्सली बोला, आतंकवादी बोला, और किसान ही नहीं है ये बोला, तो देशद्रोही बोला। तो इस तरह की बातें, तो उस समय की आप खबरें यदि देखेंगे तो उसी वक्त भी जो है लोगों में बहुत रोष था। और कुछ एक गाँव के अंदर, कस्बों के बाहर आपने बड़े बड़े उस समय बैनर देखे होंगे कि किसी भी बीजेपी के से जुड़े हुए व्यक्ति को इस गांव के अंदर में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद जो है ये एक किसानों के प्रति, और ये अभी कंगना रनौत ने उस मुद्दे को दोबारा से कहीं ना कहीं उठा दिया, लोगों के घाव जो है ताजा कर दिया। उसके बाद जो पहलवान लड़कियों के साथ जिस तरह का सलूक किया गया था, उस समय भी आप यदि देखें तो लगातार जाटों को काफी खराब बोला गया था, जो कि हरियाणा की एक बहुत बड़ी कौम है। तो ये दूसरा डेंट था। तीसरा डेंट जो मुझे लगता है जो कि बहुत बड़ा डेंट है, वो है अग्निवीर योजना। क्योंकि हरियाणा में और यहाँ हमारे राजस्थान में भी, यहाँ से लोग जो हैं वो अग्निवीर सेना में जो है, पुलिस में, सेना में, बेसिकली फिजिकल पावर के ऊपर चलने वाली ये दोनों स्टेट्स हैं। तो यहाँ से जो है सेना और पुलिस में खूब भर्ती होती है। और अग्निवीर योजना ने लोगों के अंदर किस तरह का डिप्रेशन ला के दिया है, उसके आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, जिसमें कुछ एक लोगों ने तो ये कहा कि हम इसी योजना के पीछे जो है हम अपना परिवार चलाने के लिए सोचते थे। कुछ लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, कुछ अपने परिवार के कर्जे नहीं उतार पा रहे हैं, और कुछों को अपना भविष्य दिखाई ही नहीं देता। तो ये अग्निवीर योजना जो है ये भी काफी एक बहुत बड़ा डेंट है, जो कि हरियाणा के युवाओं के ऊपर जो है लगाया गया है। और उसके अलावा आप देखिए कि आप अपने ही स्टेट में उनको किसी भी तरह का रोजगार नहीं दे रहे हैं। और ये तो बड़े आश्चर्यजनक बात है कि इजराइल की कंपनी के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो विज्ञापन करती है और उनको वहां पर भेजने की बात करती है, ऐसे जगह पर जहां पर उनकी जान का पूरी तरीके से जोखिम है। तो जिस तरह की जो स्थितियां, जो रोजगार की जो स्थिति है, रोटी रोजगार की जो स्थिति है, वो निश्चित रूप से हरियाणा में काफी खराब है। युवाओं के लिए भी काफी निराशाजनक स्थिति है। और राहुल ने जब इस अपने भाषण में, जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया, तो उन्होंने एक तरीके से नब्ज पे हाथ रखा। उन्होंने लगातार जो पूरा डंकी की पूरी स्टोरी सुनाई है, उससे वो लोगों से कनेक्ट करके गए होंगे कि भाई आपके पास, आप यदि ये सोचें कि हम बाहर किसी तरीके से चले जाएं, तो वहां पर भी आपके लिए स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं है। और उसके बाद ये पूरा भाषण देने के बाद वो कुछ अपने रोजगार के मुद्दों की वहां पर बात करते हैं कि हम इस तरह के आपको ये फैसिलिटीज देंगे, हम किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी लेकर आते हैं, या हम पूरी तरीके से आपको मैं आज गारंटी देता हूँ, और कुछ और उन्होंने योजनाओं को वहां पर लोगों के बीच में डाला है। तो राहुल का जो आत्मविश्वास आता है वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी जो सफलता है मैं जिसे मानती हूँ वर्तमान की राजनीति में, वो ये है कि वो जनता के मुद्दों को विमर्श में वापस लेकर आए हैं, वो राजनीतिक विमर्श में वापस लेकर आए हैं। मोदी जी जनता के मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं करते हैं, और यदि वो बात करते भी हैं तो वो आरोप की भाषा के अंदर बात करते हैं। जबकि एक प्रधानमंत्री को भरोसे की भाषा में बात करना चाहिए, उन्हें गारंटी की भाषा में बात करना चाहिए। मगर उन्हें पता है कि वो उस तरह का रोजगार वहां पर दे नहीं सकते हैं, वो उस तरह की चीजें वहां पर कर नहीं सकते हैं, उनके ऊपर
जाने किन किन लोगों के दबाव हैं और जिन लोगों के साथ उनकी साठगांठ है वो इस तरह का कि कोई भी भरोसा जनता को नहीं दिला सकते हैं। तो राहुल की जो आत्मविश्वास है वो इससे आता है कि वो जनता से अब जनता से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, जनता से के मुद्दों को जानने की समझने की कोशिश करते हैं और वो उसी तरीके से वहां खड़े होते हैं। मोदी जी का मुझे लगता है कि आत्मविश्वास, एक तो जैसा पहले बोला कि आत्मविश्वास उनके अंदर हमेशा ही रहता है, चाहे उसका कोई बुनियाद हो या ना हो, लेकिन उनका आत्मविश्वास शायद इससे आता है कि वो जो दूसरे जो वोट कैलकुलेशन है उसको कहीं ना कहीं वो हमेशा से साधते रहे हैं, चाहे वो पैसे के बूते से उन्होंने साधा हो या जैसे हरियाणा में अभी दुष्यंत चौटाला और जो चंद्रशेखर का बना है, या फिर एकदम हरियाणा चुनाव से पहले वो केजरीवाल को लेकर आए हैं। तो उनको लगता है कि वो इन तरीकों से और कांग्रेस पे लगातार हमले करते हुए यदि वो कांग्रेस के वोट शेयर के अंदर या कांग्रेस की सीटों में यदि वो किसी तरह से कमी कर पाएंगे तो फिर बाकी निर्दलियों को मिला के दूसरी जो पार्टियां हैं यदि उनके पास कुछ वोट चले जाते हैं तो उनको पैसे के बल पे कहीं ना कहीं वो एक अस्थिर ही सही पर शायद वो एक गवर्नमेंट बनाने के लिए कामयाब हो जाए। तो वो उनका जो पूरा का पूरा जोर रहता है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी न किसी तरीके से कांग्रेस को डेंट देने में लगता है। बाकी उन्हें लोगों से उनको शायद ये समझ में आ गया है कि लोगों के मुद्दों की बात करना, जनता के मुद्दों की बात करने से कोई फायदा नहीं है, उनके बीच में जाने से, उनके बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप जो वोट की कैलकुलेशन है उसको किसी न किसी तरह से करते रहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की हरियाणा की स्थिति है और जो जिस तरह के प्रहार हरियाणा की जनता पे लगातार हुए हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये जो सफलता है वो हर हालत में मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस को मिलेगी। जी, सफलता कांग्रेस को मिलेगी, आप शायद मुझे लगता है सफलता की बात है। सुधीर सर, सभी से मैं चाहूंगा एक सभी टिप्पणी करें। एक तो यहाँ जो जुमलेबाजी की बात बार जुमले वर्सेस जो हकीकत की बात हो रही है कि जो सच्चाई है धरातल पे जो चीजें हैं अब वो उन्हीं के बीच सीधी सीधी टक्कर है, जंग है, क्योंकि अब जनता नहीं वो जुमलेबाजी से वो आजी जा चुकी, नहीं मानने को तैयार है। और ये दिखा है हमें 2024 के चुनाव में, और अभी भी वही स्थिति पूरी तरीके से पैदा होगी। एक ही, और दूसरा जो भारी की बात होती है, अब कौन किस पर भारी है, जो ये बहुत क्लियरिटी के साथ में निकल कर आ रहा है कि अब जो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो विपक्ष कर रहा है, जो राहुल गांधी है वो कर रहे हैं, और उसी पर चलना पड़ रहा है। और ये जो काटने की कोशिश है वो अब शायद नहीं आ पाएगी। तो आपसे शुरू करके मैं कनुप्रिया जी पे ही खत्म करूंगा ये पूरे इसको, दोनों पर आपकी टिप्पणी सुधीर जी। देखिए, नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति पिछले 10 वर्षों में जुमलों पर आधारित रही है। सन 2014 से लेकर 2024 यानी पूरे 10 साल हो चुके हैं, और हमने उनकी घोषणाओं, उनके तौर तरीके और उनकी परिणति देखी है, और उसके आधार पे ये निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल ना होगा कि मैंने इसलिए ये बात कही कि वो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, जबकि आप 10 साल का जो वहां राज, जो चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार भी है हरियाणा में, वो कांग्रेस को कर रहे हैं। तो ये सब उल्टे पड़ते हैं जी। बाकी सारी चीजों में 2014 के पहले कुछ नहीं हुआ था, तो फिर भ्रष्टाचार भी अगर कुछ हुआ है तो 2014 के बाद ही हुआ होगा। इनका बस चले तो ये कह दें कि साहब 2014 के पहले तो भारत प्रागैतिहासिक काल में था। जिस तरह हम बिफोर क्राइस्ट बीसी करते हैं ना, तो 2014 में तो हिंदुस्तान में सारी चीजें शुरू हुई। तो मेरा ख्याल है भ्रष्टाचार भी 2014 में ही अलग तरीके से, और ये जिस तरह से कारपोरेट को हमारे दो की बात जब राहुल गांधी करते हैं, यानी मोदी और शाह दो, अडानी और अंबानी दो। बिल्कुल। आप अमेरिका गए और अमेरिका की अदालत ने आपके रक्षा सलाहकार डोवाल के खिलाफ अदालती सम्मन जारी कर दिया है। आपने उस पर क्या कोई बयान दिया, उस पर कोई बातचीत की, उसका कोई विरोध किया? चीन कारगिल में घुस के आ गया था, आपने कहा कि नहीं कोई घटना नहीं हुई, आपके 19 सैनिक रहस्य में बीमारी से मरे क्या? आज पुतिन जो है आपकी पीएम की यात्रा के बाद जो है पाकिस्तान की सदस्यता ब्रिक्स को देने की पैरवी कर रहे हैं, तो आपका राजनय कहाँ तक चला जाता है? तो यह है कि राहुल ज्यादा विनम्र हैं, ज्यादा तार्किक हैं और ज्यादा तथ्यपरक हैं, और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। आपको हर जगह जो है, कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहीं हेमंत बिस्व शर्मा, कहीं अजीत पवार चाहिए। आपके अंदर अगर पुनः सत्ता में आने का आत्मविश्वास है तो आपने कुमारी शैलजा के ऊपर लाशा क्यों फेंका, उन्हें न्योता क्यों दिया पार्टी में आने के लिए? जाहिर है कि आप कमजोर हैं, इसलिए आप चाहते हो हरियाणा में दलित और जाट
दोनों सर्वाधिक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। 20-22% जाटों की और दलितों की वहां पर आबादी है। और शैलजा ने क्या बयान दिया मैंने इसके पहले बताया। तो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयोगशाला रहा है। मेवात में इन्होंने क्या किया, नूह में क्या किया, इनके राजा सिंह, इनकी नवनीत राणा, इनकी कंगना रनौत, इनकी माधवी लता किस तरह के बयान देती हैं। हमें मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है। झक मार के इनको नूह में दो मुस्लिम प्रत्याशियों को खड़ा करना पड़ा है और जम्मू कश्मीर में इनको मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करने पड़े हैं। सिलेंडर दे तो रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, सिलेंडर मुफ्त, सिलेंडर मुफ्त। सामाजिक यथार्थ से आप आंखें नहीं चुरा सकते हैं। और अभी जो कांग्रेस का घोषणा पत्र 2 दिन पहले जारी हुआ है उसमें उनके पिटारे में स्त्रियों के लिए, युवकों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सबके लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण घोषणा ऐलान उन्होंने किए हैं। और मैं एक ऐलान की ओर आपका ध्यान फिर आकर्षित करना चाहूंगा। कांग्रेस के राज में हरियाणा में एक मंत्री हुआ करते थे आफ्ताब अहमद। उन्होंने अभी कल या परसों कहा है कि अगर कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में आती है तो वह लिंचिंग रोकने के लिए कानून लाएगी और उसे प्रदेश में लागू करेगी। ये जो मध्य पूर्व में एक जमाने में संगसार किया जाता था, पत्थरों से मार मार कर जो है अपराधी को हलाक किया जाता था, वो प्रथा वहां से विदा हो चुकी है। लेकिन आप 21वीं सदी में सत्ता में आने के बाद आपने लिंचिंग को शह दी है। आप कहते हैं कि फला को जला दो, फला को नष्ट कर दो। आपने बुलडोजर संस्कृति पैदा की है। ये बुलडोजर संस्कृति क्या है? एक आप बताइए, आपने किसी हिंदू का मकान ढहाया क्या जो जिस पर बलात्कार का आरोप हो, दुराचार का आरोप हो, जिसने अनियमितता बरती हो? चुन चुन कर आप मुसलमानों के घर गिरा रहे हैं। अंग्रेजों ने भी फांसी दी लोगों को, लेकिन न्यायपालिका या न्याय का ढोंग तो किया था कम से कम। ये तो उस ढोंग को भी नहीं करते हैं। तो जिस तरीके से इनका राजकाज चल रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नाम की तो कोई चीज रही नहीं गई है। तो हरियाणा की जनता ने 10 साल में जो भुगता है, और अब जिस तरीके से गैर मुद्दों के बजाय मुद्दों पर राजनीति हो रही है और राहुल गांधी अपनी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी को खींच कर ले आए हैं, पिच पर अपनी लेके आए हैं, और वहां पर किसानों और पहलवानों के साथ जो सलूक किया गया है, और अग्निवीर का जो मुद्दा है, और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, इन 4 मुद्दों पर 4 खंभों पर चुनाव हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। और इसका पूर्वाभास ही है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों के तोते उड़े हुए हैं, और हमें चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या खट्टर हो, सबके भाषणों में, सबके सुरों में, सबके बोली में वो आत्मविश्वास, नदारत नजर आता है जिसके लिए वे अब तक जाने जाते थे। संजीव बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप सर। क्या कहिएगा, सचमुच में ये तोते भी उड़े हुए हैं और जो आत्मविश्वास था वो तार तार है सब। वो तो आपको उनके भाषण में ही दिखाई देगा, और जो चुनाव बिल्कुल। प्रचार की स्टाइल चल रही है बीजेपी और कांग्रेस की, उससे आप भांप सकते हैं। मैं इश्यूज पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इश्यूज तो बहुत बार हो चुका है। जी जी। जो आपने अभी कहा कि जुमले अब नहीं समझे जाएंगे, देखिए अभी तक जो है ये जो 10 साल खींच ले गए हैं, 10 साल नहीं 5-7 साल खींचे, बाकी 2-3 साल तो और भी फैक्टर खींचे, जिसमें इलेक्शन कमीशन में फैक्टर थी और भी कई फैक्टर थे जिन्होंने खींचा। 2-3 साल से खींच रहे हैं। फिर पैसा अडानी अंबानी का था, जिसमें कि आपने सरकारों को तोड़ी, बनी बनाई सरकारों को तोड़ी, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे 10 जगह आपने तोड़ी है। एमपी, आपके एमपी से स्टार्ट हुआ मामला, ज्योतिरादित्य सिंधिया से स्टार्ट हुआ, तो वो आपने हरियाणा में आपने हर जगह जो है वो भी खेल खत्म हो गया। तो जुमला प्लस पैसे का खेल, ये 2 खेल खुल के हुआ। तीसरा खेल संवैधानिक संस्थानों के इस्तेमाल का हुआ। ये भी खेल आपने डराया, उनके जरिए भगाया, अगली पार्टियों को चंदा तक नहीं लेने दिया, सारा चंदा खुद बटोर लिया डरा के। कई ये जो केस आया है बॉन्ड वाला, उससे साफ हो गया है कि केवल बॉन्ड में आपने नहीं लूटा, बल्कि आपने डरा के आपने पैसा वसूला लोगों से। अभी भी आप जिन इंडस्ट्रीज के यहाँ छापा पड़ते देख रहे हैं, वो हैं जो बीजेपी को चंदा नहीं दे रहे हैं। तो ये सारा कार्यस्तानी करने के बाद आपने अगर कुछ नहीं किया, तो जो पॉलिटिकल काम और जो प्रशासनिक काम थे या जो सत्ता का काम था, आपने वो नहीं किया।
आप स्कीम कई सारे, ये अग्निवीर स्कीम, गैस उज्ज्वला स्कीम, फलाना स्कीम, प्रधानमंत्री ये स्कीम, देखिए कई स्कीमें तो इंदिरा गांधी जो 14 सूत्री कार्यक्रम था उससे चली आ रही है। उसी का नाम बदल बदल के, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे वीपी सिंह सरकार हो, चाहे देवगौड़ा सरकार हो, वो उसी को बदल बदल के वो कार्यक्रम, वही सड़क, वही आवास योजना, वही ड्रिंकिंग वाटर योजना, वो सारी सब चलती चली आ रही है। भ्रष्टाचार भी जो चला आ रहा था चलता आ रहा था, लेकिन ये भ्रष्टाचार ये इंस्टीट्यूलाइज हो गया, मतलब इंस्टीट्यूशन में इसको बदल दिया गया ये 10 साल में। मतलब अडानी के पोर्ट से ड्रग बरामद हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अडानी के खिलाफ पूरा आ गया कि कैसे वो उन कंपनीज के जरिए जो है वो कैसे मनी लॉन्ड्रिंग किए हैं। यहाँ की एजेंसी ने कुछ काम ही नहीं किया, बाहर के अखबारों के, बाहर की एजेंसियों का आगे आपने उसका फॉलो अप भी नहीं कराया। भाई वो फोर्स क्या था, वो फोर्स कहाँ से लीक हुआ था? सूरज रेडियो ने लीक किया था, लेकिन उसके बाद सारा फॉलो अप यहाँ सीबीआई, आईडी, पेपर, मीडिया इंक्वायरी सब यहाँ हुई ना। लेकिन चाहे वो हवाई जहाज का मामला हो, राफेल का मामला हो, चाहे अंबानी का मामला, अडानी का मामला हो, इस पे कहीं कोई कुछ नहीं हुआ। जनता अब समझ गई है, जनता समझ गई है, और जनता को इस समझने में एक आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। हो सकता है ये 2-4 साल और चलता है, इस तरह का झूठ फरेब जो है चलता, लेकिन जो राहुल गांधी जो यात्रा किए, भारत खोजो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें वो जो 1 to 1 हुए, या वो जो समाचार मजबूरन गोदी मीडिया को भी देना पड़ा, उसमें जो चीज रिवील किया उन्होंने, उसका असर पड़ा, 2 तरह से पड़ा। एक तो आप पहले किसी भी बीजेपी वाले से या किसी जनता, आम जनता से बात करते तो ये होता था कि मोदी के कौन, मोदी के बाद कौन, हु इज आफ्टर इंदिरा गांधी जैसे चलता था, या हु इज आफ्टर नेहरू, उसी स्टाइल में ये होने लगा कि हु इज आफ्टर मोदी, किसको दिया जाए भाई। फिर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से ये बता दिया कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि ही इज द बेस्ट एमंग लीडर्स। आप मार्क्सिस्ट में देखें, सोशलिस्ट लीडरों में देखें, उन सबसे अलग होके आया। फिर वो जो बातचीत की, इंटरेक्शन किए, उससे विजन सामने आया कि इस आदमी के पास इकोनॉमिक विजन है। तो अब लोग इकोनॉमिक विजन सुनना चाहते हैं। अब लोग ये चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। राम मंदिर बन गया, उस पर आपने प्रदीप सर एक चीज और भी है, वो सच्चाई को स्वीकारते भी हैं और गलती होती तो उसको मानते भी हैं। ये भी नहीं है कि नहीं मानते हो। मेरी मुर्गी की 1.5 टांग वाली स्थिति नहीं है, ये भी एक उनकी खूबी के तौर पर उभरा है जो जनता पसंद कर रही है। उसका रीजन है संजीव जी, एक बार आपको ये हो जाए कि हमसे आपको कुछ नहीं लेना है, एक बार ये हो जाए कि हमको सत्ता के लिए हम गिरेंगे नहीं, या हम अपना वो नहीं करेंगे, फिर आप डंके की चोट पे कह सकते हो हाँ भाई मेरी गलती हो गई, हाँ भाई ये गलत काम था, हाँ भाई ये सही काम था। राहुल गांधी के जो सबसे बड़ी चीज उभर के आई, जो मैंने इंदिरा गांधी, नेहरू किसी में नहीं देख पाया, एज ए हिस्ट्री, एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट या एज ए जर्नलिस्ट, इवन वीपी सिंह जो बहुत बड़े ईमानदार वो थे, उनमें भी ये नहीं थी खूबी। सब में सत्ता की लालच थी। चरण सिंह जैसे आदमी में सत्ता की लालच थी, चंद्रशेखर जी जैसे आदमी में सत्ता। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस लीडर में, इस लड़के में कह लीजिए, या इस पॉलिटिकल उसमें सत्ता की लालच नहीं। और ये सब कहना बेकार वाली बात है, क्योंकि सत्ता बहुत देख चुके हैं। इंदिरा गांधी के बेटे रहे, अरे इनके बेटे रहे राजीव गांधी के, आप कितने भी, हर राजा के बेटे को अपने बाप को मार के गद्दी पे बैठना चाहता है कि नहीं। लेकिन राहुल गांधी में पावर का जो लस्ट है, वो मतलब ये बहुत ही कम होता है। बिल्कुल, हमारे आप पे भी कहीं ना कहीं लस्ट होगा, हम संपादक बन जाए, या मतलब जो भी अपने पास के है। लेकिन इस आदमी में, मैं राइट फ्रॉम द 2009 से मेरा कई बार 3-4 बार इंटरेक्शन भी हो चुका है इनसे, इस आदमी में कहीं भी, उसी समय हम बता रहे जो आप देख रहे हैं ना, मैं पहले ही भाग गया था कि ये कुछ डिफरेंट टाइप का आदमी है। बस एक चीज उनमें गड़बड़ी थी, जो एरोगेंसी थी। नया खून था तो बाल चढ़ा लेना,
खड़ाक से बोल देना। उनसे मैंने एक बार सजेशन दिया था 2010 में कि आप जब जाते हैं तो जर्नलिस्टों को भी ले जाकर, क्योंकि वो क्या चाहते हैं जर्नलिस्ट ही अखबार में छापेंगे ना। पलट वो स्टार पार्टी थी मनमोहन सिंह के यहाँ, पलट के हमसे कहते हैं मतलब मैं जर्नलिस्टों को ले जाऊं, मतलब मैं अपने खर्चे जर्नलिस्टों को ले जाऊं। अब मैं कहा इस मूड आदमी से मैं क्या बात करूं, मैं क्या कह रहा हूँ ये क्या समझ रहे हैं। वो एक एरोगेंसी थी। वो धीरे धीरे जब इंटरेक्शन हुआ उनका पब्लिक से, या प्रेस क्लब में जो फाड़ दिया उन्होंने, जो बहुत बड़ा कांड था, तो वो सब धीरे धीरे खत्म हुआ। फिर वो इंटरेक्शन में जुड़ना शुरू की। होता क्या, जो ईमानदार आदमी होता है ना, वो फ्रैंक बोलता भी है और उसका एक्शन भी एकदम उस तरह होता है। तो ये चीज जो शुरुआती थी वो ईमानदारी की वजह थी, उसमें कहीं भी घमंड नहीं था, लेकिन वो घमंड के रूप में सामने आ रहा था। राहुल गांधी, मैं मोदी से तो इनका मुकाबला ही नहीं करता। मतलब मोदी और राहुल गांधी में तो जमीन आसमान का। मोदी तो बाय फ्लुक, बाय फॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, या कह लिए देश का दुर्भाग्य था कि देश के प्रधानमंत्री बन गए। मैं एकदम कहने में कोई मुझे संकोच नहीं, क्योंकि मैं भी 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, 35 साल पॉलिटिकल स्टूडेंट रहा हूँ मैं। हम लोग भी इंदिरा गांधी के जमाने से स्टूडेंट लाइफ में भी पॉलिटिक्स में देखते थे, रैली में जाते थे, एजिटेशन में भाग लेते थे। ऐसा खोखला प्रधानमंत्री जिससे कोई नॉलेज नहीं, जो बिहार में जाके बोलता है हड़प्पा बिहार में है, जो कहीं जाता है कह देता है, जो चेतक की माँ को बता देता है गुजरात का, जो राणा प्रताप का घोड़ा था, ऐसी हिस्ट्री जो जानता हो, जो नाले से गैस बनाने का इजाद कर देता हो। खुल गई ये पट्टी सर, प्रदीप सर बिल्कुल खुल चुकी है वो। जितनी आप करिए, समअप करिएगा, फिर मैं एक हाँ, बस जी प्लीज प्लीज। तो मैं जुमले पे आप बात कर रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल कि ही इज अ मैन ऑफ जुमलाज, यस लेकिन वो अब खत्म हो चुका है। तो अब राहुल के मुकाबले में बीजेपी कोई नेता नहीं है। और हिंदुत्व का जो मामला था, आप अब देखिए, एक लास्ट बोलेंगे, हिमाचल में केवल 0.1% मुसलमान, वहां भी इन सबों ने दंगा फैलाने के लिए कोशिश शुरू कर दी, जो मस्जिद ढाना और मस्जिद करना। तो अब ये सब चलेगा नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कनुप्रिया जी। आपकी टिप्पणी, वो सारा अब हो चुका है, वो सारी चीजें अब जनता जो है बहुत चीजों को पहचान और जान गई है। आपकी अंतिम टिप्पणी है कनुप्रिया जी, मुझे ये कहना है संजीव जी कि 2024 के चुनावों में जब अमित शाह ने ये बोला था कि जब लोगों के बीच में भाषण देते हुए उन्होंने बोला था कि आपको कौन सा प्रधानमंत्री चाहिए, आपको मोदी चाहिए या आपको राहुल चाहिए, तो मुझे लगता है कि तभी उन्होंने राहुल को एस्टेब्लिश कर दिया था। क्योंकि उससे पहले वो लोग राहुल को पप्पू बोला करते थे, और वही जो राहुल को पप्पू बोला करते थे वो 2024 में कह रहे थे कि आपको राहुल चाहिए या आपको मोदी चाहिए। यानी कि वो ये समझ गए थे कि राहुल के अंदर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेचर की क्वालिटी उनके अंदर है, और वो उनको मोदी के समक्ष खड़ा कर रहे थे। तो उसी समय उनकी बौखलाहट समझ में आ रही थी। और कल मैं मोदी जी को जब सुन रही थी तो बोल रहे थे कि कांग्रेस यदि आ जाएगी तो ये हो जाएगा, कांग्रेस यदि आ जाएगी, यानी कि उनको खुद को पता है कि कांग्रेस आ सकती है। और उन्होंने अपने शब्दों में जनता के आगे ये बोला कि कांग्रेस यदि आ जाएगी, वो लगातार भय की राजनीति करते हैं, वो तो हम जानते हैं। पूरे चुनावी भाषणों में कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र ले जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी तो भैंस ले जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा। तो वो एक भय की एक किस्म की राजनीति करते हैं। लेकिन अपने मुंह से उन्होंने खुद ने ये बोल दिया हरियाणा चुनाव में, यदि कांग्रेस आ जाएगी तो ये हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको खुद को अंदेशा है, उनका खुद का आत्मविश्वास दिखा हुआ है, जो उन्होंने कांग्रेस आ जाएगी जैसी भाषा इस्तेमाल की। उसके अलावा जो अभी के चुनाव हो चुके हैं, राजस्थान के चुनाव हो चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव हो, जिस तरह के हरियाणा से सटे हुए प्रदेश हैं, जिस तरह के गारंटीज जो है बीजेपी ने यहाँ पर दी थी, चाहे सिलेंडर की गारंटी हो या जो दूसरी गारंटीज हो, एक भी गारंटी पूरी नहीं है। और जबकि जो पुरानी जो सरकार थी, जैसे राजस्थान के अंदर जो सरकार की गारंटीज थी, वो गारंटीज भी उन्होंने खत्म कर दी। तो एक तरीके से लोगों को सीधे सीधे उन्होंने धोखा दिया है। और ये बात अब सामने नजर आती है कि बीजेपी चुनाव यदि लेगी तो जुमले भी यदि वो बोलेगी तो वो जुमलों के बाद वो उनको पूरा नहीं करती है। आप अमित शाह खुद बोल चुके हैं कि गारंटियां जुमला होती हैं।
तो मुझे लगता है कि अब मुझे सिर्फ रुचि हरियाणा चुनाव में ये जानने में है कि दलित वोट किस तरफ जाते हैं, क्योंकि राहुल के भाषण को तोड़ मरोड़ के उन्होंने खूब उसको पेश किया है कि वो आरक्षण के विरोध में लगातार इस प्रोपेगेंडा को उन्होंने चलाया है। और उसके अलावा जो चंद्रशेखर का जिस तरीके से यूनिटी हुई है और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस से लेने की कोशिश की है, तो दलित वोट को वो कितना बांट पाते हैं ये जरूर देखना है मुझे। हालांकि राहुल गांधी ने आज फिर उसी मुद्दे को, आरक्षण के मुद्दे को और सारी चीजों को बार बार, जाति जनगणना को उन्होंने बार बार बोला। मुझे लगता है कि इस कांग्रेस के लिए ज्यादा जरूरी है कि वो उनके आपसी खेमे की जो सिर्फ टॉवल है, जो कि राजस्थान चुनाव में भी जिसका असर हुआ था, वो उसको साध पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी सारी चीजें एंटी इनकम्बेंसी और जो हरियाणा के स्वाभिमान को बीजेपी ने चोट पहुंचाई है, ये सारी चीजें ऑलरेडी उनके पक्ष में हैं। बिल्कुल 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 ठीक कह रही हैं आप, सही है कि सारी चीजें हैं और उनको ये जो चीज है, और शायद आज संदेश देने की कोशिश हुआ है, वो एक मंच पे लाए हैं। जिस तरीके से वो जो कोशिश हुई थी, प्रदीप जी ने कहा, सुधीर सर ने कहा, और आपने भी वही इंगित किया कि जो कुमारी शैलजा को लेकर कहीं थोड़ा सा था, और बाकी जो दिखता है कि अहम की लड़ाई या मुख्यमंत्री पद पाने की जो एक होड़ है, उसको कहीं साधने और उसको कोशिश की है कि एक डाइल्यूट किया जाए, उसमें शायद सफल होते दिखे। लेकिन वो सच है कि क्या कुछ आगे होगा, सामने आएगा। और जो आपने कहा, बहुत मुद्दे की बात है कि दलित वोटों का जो एक रुख है, रवैया है, वो बहुत अहम होगा, क्योंकि इसके बाद जो चाहे महाराष्ट्र हो या और भी आगे चुनाव, उसमें भी चीजें हैं। झारखंड में तो ट्राइबल वोट पे निगाह नजर रहेगी। तो कुल मिला के एक अच्छा मूव है और उसमें फंसती हुई बीजेपी नजर आई, और मोदी जी कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट, उनकी चिंता है, वो साफ है, और वो उसी बौखलाहट में बहुत पटरी छोड़ते चले जा रहे हैं। एक अच्छी और एक शानदार चर्चा के लिए सुदीप सर आपका, प्रदीप सर आपका और कनुप्रिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, और अनुरोध हमारा यही होता है कि चर्चा आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा, और अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन भी दबाइए, प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।